हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन में दोस्तों महाजनपद काल, गुप्त काल, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल। तो दोस्तों प्राचीन भारत में गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस काल में दोस्तों राज्य की आय का प्रमुख स्रोत टैक्स यानी कर होता था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? ऑप्शन में है आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद। तो दोस्तों किसका अर्थ होता है पास जाकर समीप बैठना? तो यहाँ पे दोस्तों उपनिषद, किसका? उपनिषद का अर्थ होता है। ठीक है, उपनिषद दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? उप और निषद। उप और निषद, जहाँ पे दोस्तों उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, यानी समीप या पास जाकर बैठना। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर या बस्तर। तो दोस्तों मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो यह छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार, वहाँ पे निवास करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या समानता के अधिकार से। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संविधान के भाग 3 के दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, किससे? मौलिक अधिकार, यानी इसके अंतर्गत दोस्तों नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन जीने के अधिकार से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे या तारामंडल। तो दोस्तों वे खगोलीय पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनको ग्रह कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल, आग्नेय शैल या कायांतरित शैल। तो दोस्तों जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अवसादी शैल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं वह क्या कहलाता है? बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन या उत्पादन यानी समानुक्रम या फिर औद्योगिक तंत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र। तो दोस्तों जब बहुत सी
औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो क्या कहलाता है वह क्षेत्र? तो इस प्रकार का क्षेत्र दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में यातायात एवं विकास की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद या फिर प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद? तो यहाँ पे दोस्तों भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, संसद दोस्तों, संसद भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। संसद का गठन दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे क्या कहा जाता है? प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी या धर्मनिरपेक्षता? तो दोस्तों जब राज्य धार्मिक क्रियाओं से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में दोस्तों प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ या व्यापारिक? तो दोस्तों यहाँ पे जब एक देश दूसरे देश पर यानी कमज़ोर राष्ट्र पर अपना राजनीतिक व आर्थिक नीतियों को ज़बरदस्ती लागू कर देता है तथा उस देश के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है तो ये दोस्तों क्या कहलाता है? औपनिवेशीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की गई थी जिसके तहत नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों 5 अप्रैल 1930 कब? 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? ऑप्शन में है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर आयोग विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर, या फिर बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने के लिए, या फिर बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने के लिए? तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो यह बालकों के व्यवहार का सतत मूल्यांकन। ठीक है, यानी बच्चों के जो व्यवहार है उनका सतत अवलोकन करे, इस पर बल देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संस्तुति की गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना,
मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग तथा NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को जो शिक्षिका है क्या करती है, उसको क्या करना चाहिए, विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार वाले जो रूपात्मक आकलन है उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को किसके साथ लैस करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता या सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को विभिन्न सामाजिक मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के योग्य बनाना होना चाहिए। ठीक है, यही उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वह सामाजिक मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के योग्य बन सके। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौसमी उपकरणों द्वारा मौसम संबंधित सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है तृतीयक आंकड़े का, विधायक आंकड़े का, प्राथमिक आंकड़े का या द्वितीयक आंकड़े का। तो दोस्तों मौसमी उपकरणों द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना यह हमारा प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं? ऑप्शन में दोस्तों पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने या फिर वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है? विद्यार्थी में विश्लेषणात्मक कौशलों का विकास करना, ठीक है, और वैश्विक समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, और दोस्तों समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरण करना यह उद्देश्य नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो ध्यान दीजिएगा, NCF 2005 के अनुसार दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ठीक है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? यहाँ पे दोस्तों सत्य का चयन करना है। कूट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आगे विकल्प देखेंगे। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, इसकी तटरेखा सरल रेखीय निर्बाध है, और व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से कथन सत्य हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग है। इसका आकार दोस्तों एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, और दोस्तों यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर भी है। इसलिए यहाँ पे आप
ए और सी सत्य है और बी असत्य है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ऑप्शन में है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, या केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य, या फिर केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो दोस्तों ये कहाँ पर होता है? ऐसा होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य का प्रकाश सीधा ऊपर चमकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? यानी सन 2012 को और किस तरह लिखा जा सकता है? AD 2012, AP 2012, BC 2012 या EC 2012। तो दोस्तों जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? BC, यानी बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों AD का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटो डोमिनी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा जा सकता है? सन 2012 को AD 2012 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।